गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम थर्मोडायनेमिक्स इन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में विस्तार से स्टडी करेंगे। क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का क्या परिचय है, और जो आपकी नर्सिंग क्लासेस हैं उसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या यूज़ है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के कितने नियम होते हैं, ठीक है, ये भी देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज अ critical concept in chemistry that deals with the study of energy changes, particularly the conversion between different forms of energy। यानी थर्मोडायनेमिक्स रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है जो एनर्जी चेंजेस यानी ऊर्जा परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित होता है। विशेष रूप से एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट जो रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उनके बीच ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य भी करता है। ठीक है, कन्वर्जन का कार्य करता है। बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए थर्मोडायनेमिक्स को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह कई शारीरिक प्रक्रियाओं यानी जो बॉडीज में मैकेनिज्म होती हैं उसमें, और एंजाइम एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म, ड्रग इंटरेक्शंस के बीच भी जुड़ा हुआ होता है। यानी जो बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं उनके लिए मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी यानी जो एंजाइम गतिविधियां होती हैं, और ड्रग इंटरेक्शन यानी जो दवाइयां होती हैं उनके बीच क्या इंटरेक्ट होता है, इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स का समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन: थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये ऊष्मागतिकी जो है वो रसायन विज्ञान की एक शाखा है that deals with the relationship between heat, work and energy in a system। जो किसी सिस्टम में हीट यानी ऊष्मा, वर्क यानी कार्य, और एनर्जी यानी ऊर्जा के बीच एक रिलेशन रखता है। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी एक ऐसी रसायन विज्ञान की शाखा है जिसमें किसी सिस्टम के अंतर्गत ऊष्मा, कार्य और ऊर्जा के बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी यह समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यानी जो थर्मोडायनेमिक्स होती है वह एक प्रकार का फ्रेमवर्क होता है जिसके अंतर्गत केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एनर्जी का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में थर्मोडायनेमिक्स का महत्व यानी इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। Thermodynamics helps explain the energy transformation that occur within the human body, such as metabolic process like the breakdown of nutrients into energy, the role of enzymes and how body temperature is regulated। यानी ऊष्मागतिकी मानव शरीर के भीतर होने वाले जो थर्मोडायनेमिक्स होती है और हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, चेंजेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, लाइक मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे जो पोषक तत्व होते हैं यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एनर्जी हमें प्रदान करते हैं उनका विघटन किस प्रकार से होता है, या रोल ऑफ एंजाइम यानी एंजाइम का क्या रोल होता है, और शरीर के भीतर
जो टेम्परेचर है उसको किस प्रकार से कंट्रोल करता है। इसके लिए ऊष्मागतिकी का होना या ऊष्मागतिकी को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आइए हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के नियम के बारे में। बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी ऊष्मागतिकी के मूल नियम क्या होते हैं। ऊष्मागतिकी के मूल नियम आइए जानते हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स which govern the behavior of energy and matter। यानी ऊष्मागतिकी के कुल 4 नियम बताए गए हैं। जो मूल नियम है वो 4 नियम हैं जो ऊर्जा और पदार्थ के बिहेवियर को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, यानी कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहलाता है। इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a third system they are in thermal equilibrium with each other। यानी यदि दो सिस्टम यानी दो तंत्र हैं, ठीक है, दो सिस्टम या दो प्रणालियां इस प्रकार हो कि वह तीसरी जो सिस्टम होता है उससे तापीय संतुलन में हो यानी इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। यानी जैसे कोई एक सिस्टम ए है, ठीक है, और एक सिस्टम बी है, ठीक है, ये क्या करेगा सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो वह एक दूसरे के साथ भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, यानी तापीय संतुलन में होंगे। यानी ए बी के साथ संतुलन में है और तब ए और बी और सी ये आपस में तीनों एक दूसरे से कैसे होंगे, संतुलन में होंगे, ठीक है। यानी ए सी से संतुलन में होगा, बी भी सी से संतुलन में होगा, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, संतुलन में, यानी तीनों एक दूसरे के संतुलन में होंगे, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस। देखिए इसकी क्या अवधारणा है फर्स्ट लॉ की। जो फर्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ। This law defines temperature and is the basis for the concept of temperature measurement. In the human body, it helps in understanding body temperature regulation. ठीक है, यानी इसका ये महत्व होता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है फर्स्ट लॉ जो जीरोथ लॉ है उसको पढ़ना। यह नियम तापमान को परिभाषित करता है। यानी ये क्या करता है, यह नियम टेम्परेचर को डिफाइंस करता है और तापमान माप की अवधारणा का आधार है। और जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में यह शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में या जो मेजरमेंट होता है तापमान का यानी रेगुलेशन होता है उसको समझने में भी मदद करता है, ठीक है। यानी जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे कि ये हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में मदद करता है, ठीक है। क्या करता है, रेगुलेट करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नियम, बी पॉइंट। बी पर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम को दिस रूल इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स होता है इसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है। यानी इसका मतलब यह हुआ ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी नाइदर कैन क्रिएटेड यानी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और नॉर डिस्ट्रॉयड
और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? इसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, जब हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करेंगे तो उसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आता है। वह चेंजेस इस रूप में लिखा जाता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। यानी जो इंटरनल चेंजेस होता है उसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, जिसे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां वेयर डेल्टा यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी जो डेल्टा यू है वह आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एंड क्यू इज द हीट एडेड टू द सिस्टम। और क्यू सिस्टम में जोड़ी गई ऊष्मा होती है। ठीक है, क्यू क्या होता है? सिस्टम में जोड़ी गई ऊष्मा होती है। एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। और डब्ल्यू जो होता है वह सिस्टम में किया गया कार्य होता है। ठीक है, यानी डेल्टा यू क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्यू एडेड हीट एडेड टू द सिस्टम यानी जोड़ी गई ऊष्मा, एंड डब्ल्यू इज द वर्क, ठीक है, डन बाय द सिस्टम यानी सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, अब इस सेकंड जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसका क्या महत्व है? महत्व के बारे में देख लीजिए। द लॉ इज क्रूशियल इन मेटाबॉलिक। ठीक है, दिस लॉ इज क्रूशियल इन मेटाबॉलिज्म वेयर केमिकल एनर्जी इन फूड is converted into heat, work and other forms of energy in the body. It explains how energy from food is utilized for bodily functions. यानी यह नियम जो शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन से जो भोजन में रासायनिक ऊर्जा होती है वो शरीर में ऊष्मा कार्य और अन्य प्रकार की ऊर्जा में चेंजेस हो जाती है। ठीक है, यानी जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर में ऊष्मा यानी हीट, वर्क एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, यह बताता है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो शरीर में होने वाले विभिन्न कार्य हैं उसके लिए किया जाता है। ठीक है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शारीरिक कार्यों के लिए कैसे किया जाता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, इस नियम को हम एंट्रोपी का नियम भी कहते हैं। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अभी एंट्रोपी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्या होता है एंट्रोपी। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले सेकंड लॉ का, द टोटल एंट्रोपी। एंट्रोपी एक डिसऑर्डर होता है, अव्यवस्था। ठीक है, यानी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा में जो बेकार की एनर्जी होती है वह एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। It tends to increase, leading to a greater state of disorder. यानी एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ कभी कम नहीं हो सकती। यानी जो एंट्रोपी है वह कभी भी समय के साथ कम नहीं हो सकती। ठीक है, जो सिस्टम में एंट्रोपी होती है वो कम नहीं हो सकती। यह बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, जिससे अव्यवस्था की स्थिति और अधिक बढ़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि जो एंट्रोपी है वो समय के साथ साथ कभी कम नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? एंट्रोपी समय के साथ कभी भी कम नहीं हो सकती, बल्कि समय बढ़ने के साथ साथ
इसकी मात्रा और अधिक बढ़ जाती है, बल्कि समय के साथ साथ एंट्रोपी की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। दिस लॉ इज ऑफन एसोसिएटेड with the idea that energy transformations are inefficient, meaning some energy is lost as heat। यानी यह नियम अक्सर इस विचार से जुड़ा होता है कि ऊर्जा का रूपांतरण अकुशल होते हैं, अर्थात कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। यानी जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। ठीक है। कुछ ऊर्जा जो होती है वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है या नष्ट हो जाती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फार्मूला। एंट्रोपी यानी जो सेकंड लॉ है उसका फार्मूला जो हो जाएगा डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी में परिवर्तन, जो कि 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है। एंट्रोपी का मान किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, यानी 0 से कम नहीं होगा एंट्रोपी का मान। ठीक है। ये सेकंड लॉ हो गया। अब इसका महत्व देखिए, क्या महत्व है। सिग्निफिकेंस। In the human body, processes like digestion and metabolism increase entropy as energy is released from food. The second law is also relevant in biochemical reactions where energy transformations are accompanied by the generation of heat and an increase in entropy। देखिए इसका क्या महत्व है। मानव शरीर में पाचन क्रिया होती है और विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है। मानव शरीर में पाचन और उपापचय जैसी प्रक्रियाएं होती हैं जिससे भोजन से मुक्त ऊर्जा, जो भोजन से ऊर्जा होती है वो मुक्त होने के कारण एंट्रोपी को बढ़ा देती है। ठीक है। यानी जब भोजन ग्रहण करेंगे तो उससे क्या होगी? ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो एंट्रोपी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा नियम जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भी प्रासंगिक है, यानी जो सेकंड नियम है वह है बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी बहुत ही रिलेवेंट होता है, जहां ऊर्जा परिवर्तन के साथ क्या होता है, उसमें हीट उत्पन्न होती है। ठीक है। ऊर्जा परिवर्तन के साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और एंट्रोपी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। यानी जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी दूसरा नियम लगता है, क्योंकि ऊर्जा परिवर्तन के कारण ऊष्मा में वृद्धि होने के साथ साथ एंट्रोपी में भी वृद्धि होती है। ठीक है। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या होता है? स्टेटमेंट देख लीजिए। As the temperature of a system approaches absolute zero, यानी 0 केल्विन, the entropy of the system approaches a minimum value, typically 0। जैसे ही किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है, यानी कोई सिस्टम है उसका टेम्परेचर जैसे ही परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो का जो मान होता है वो 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसका मान 0 केल्विन के बराबर होता है। तो किसी सिस्टम का टेम्परेचर जब 0 केल्विन के पास पहुंच जाता है तो सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वह न्यूनतम मान के बराबर हो जाती है, यानी शून्य के करीब पहुंच जाती है। ठीक है। यदि किसी सिस्टम का तापमान परम शून्य हो जाता है तो उसके एंट्रोपी का मान भी शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है। यानी एंट्रोपी का न्यूनतम मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है। यह ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहलाता है।
ठीक है, महत्व, सिग्निफिकेंस। This law is important for understanding chemical equilibrium and the absolute zero concept, which is relevant in laboratory conditions where performing experiments। यानी यह नियम रासायनिक संतुलन और परम शून्य अवधारणा को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यह नियम एब्सोल्यूट जीरो एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने में भी महत्वपूर्ण होता है, जो प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते समय, एक्सपेरिमेंट करते समय प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस समय थर्ड लॉ की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये रहे हमारे 4 नियम जो कि थर्मोडायनामिक्स से संबंधित थे। यानी कौन कौन से 4 नियम हो गए? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये हमारे 4 नियम हो गए। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी की अवधारणा। यानी क्या कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, यू के बारे में। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम इंक्लूडिंग काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल्स। यानी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा प्रणाली के भीतर निहित कुल ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी जो कुल ऊर्जा है, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है वह क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, देखिए किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा, प्रणाली यानी सिस्टम, प्रणाली का मतलब सिस्टम के भीतर कुल ऊर्जा जिसमें कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा शामिल होती है। ठीक है, यानी जो इंटरनल एनर्जी होती है वह कणों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, नर्सिंग में महत्व, इंटरनल एनर्जी का सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, यानी नर्सिंग में क्या महत्व है? Understanding the energy balance in the body is essential in fields like metabolism and nutrition. The body's energy reserves, such as those found in ATP, ATP मतलब adenosine triphosphate, are involved in almost every cellular function। यानी उपापचय और पोषण, यानी मेटाबॉलिक एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे क्षेत्रों में शरीर में ऊर्जा संतुलन को समझना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, यह है शरीर के ऊर्जा भंडार जैसे कि एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में पाए जाने वाले लगभग हर सेलुलर फंक्शन में शामिल होते हैं। ठीक है, यानी जो आंतरिक ऊर्जा है वह शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस और न्यूट्रिएंट से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या होती है एंथैल्पी। एंथैल्पी डेफिनेशन, एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। ठीक है, एंथैल्पी इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। इट इज यूज्ड टू क्वांटिफाई the heat flow in a system at constant pressure।
यानी एंथैल्पी एक ऊष्मागतिक मात्रा होती है जो किसी सिस्टम की कुल ऊष्मा सामग्री को दर्शाती है। ठीक है, क्या होती है? एंथैल्पी एक ऊष्मागतिक मात्रा है जो किसी सिस्टम की कुल ऊष्मा सामग्री को दर्शाती है। इसका उपयोग स्थिर दबाव, इसके लिए स्थिर दबाव पर सिस्टम में ऊष्मा प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी एक ऊष्मागतिक मात्रा होती है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, जो किसी सिस्टम की कुल ऊष्मा सामग्री को दर्शाती है। ठीक है, यानी सिस्टम में कितनी ऊष्मा होती है ये उसे दर्शाती है। ठीक है, और इसका उपयोग स्थिर दबाव पर यानी कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम में ऊष्मा प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कब करते हैं? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब ऊष्मा प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। एंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वह H इज इक्वल टू U प्लस PV होता है। क्या होता है? H इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, वेयर जहां H इज एंथैल्पी, H क्या है? एंथैल्पी है। U इंटरनल एनर्जी होती है यानी आंतरिक ऊर्जा, P प्रेशर यानी दबाव, V वॉल्यूम यानी आयतन। ठीक है, H क्या है? एंथैल्पी, U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर एंड V इज द वॉल्यूम। ठीक है, देन एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। एंथैल्पी का नर्सिंग में महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग। ठीक है, एंथैल्पी इज रिलेवेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी, फॉर एग्जांपल एंजाइम कैटालिसिस ऑफन इन्वॉल्व्स चेंज इन एंथैल्पी। नर्सिंग के क्षेत्र में एंथैल्पी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एंथैल्पी शरीर में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए भी रिलेवेंट होती है। फॉर एग्जांपल एंजाइम कैटलिस्ट में अक्सर एंथैल्पी में परिवर्तन शामिल होता है। जो एंजाइम कैटालिसिस होता है उसमें एनर्जी में चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंट्रोपी। ठीक है, सी नंबर पर है हमारा एंट्रोपी। क्या होती है एंट्रोपी? एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ randomness of a system. High entropy indicates a high level of disorder. देखिए एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी किसी सिस्टम की एक अव्यवस्था होती है। ठीक है, या रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब यादृच्छिक, अचानक। ठीक है, जो अचानक उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था या यादृच्छिकता का माप है जो उच्च एंट्रोपी अव्यवस्था के उच्च स्तर को इंगित करती है। ठीक है, क्या करती है? अगर हाई एंट्रोपी होगी तो उसमें जो ऊष्मा का डिसऑर्डर होगा वो हाई लेवल पर होगा, और लो एंट्रोपी होगी तो ऊष्मा का डिसऑर्डर लो होता है। ठीक है, तो एंट्रोपी इज प्रोपोर्शनल टू द लेवल ऑफ हीट डिसऑर्डर। ठीक है, जो ऊष्मा का डिसऑर्डर है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो समझ में आया एंट्रोपी? एंट्रोपी किसी सिस्टम की अव्यवस्था या यादृच्छिक का माप है, यानी अचानक उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का माप होती है जो उच्च अवस्था में उच्च स्तर के डिसऑर्डर को इंडिकेट करती है। ठीक है, अब नर्सिंग में क्या महत्व है? सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग। एंट्रोपी का नर्सिंग में महत्व। एंट्रोपी इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द irreversibility of biological process such as the breakdown of glucose in cellular respiration। ठीक है, यानी एंट्रोपी जैविक प्रक्रियाओं की अपरिवर्तनीयता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। एंट्रोपी क्या होती है? जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें इरिवर्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कोशिकीय श्वसन में, इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में
ग्लूकोज का विघटन। ठीक है, यानी जो कोशिकीय श्वसन होता है, शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, उसमें ग्लूकोज का विघटन किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए एंट्रोपी का समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, क्या होती है? Gibbs free energy is a thermodynamic quantity used to predict whether a reaction will occur spontaneously at constant temperature and pressure. ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा ऊष्मागतिकी की एक मात्रा होती है। ठीक है, यानी जो ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स, उसकी एक क्वांटिटी होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसका उपयोग यह पूर्वानुमान यानी यह प्रिडिक्शन लगाने के लिए किया जाता है कि स्थिर तापमान और दबाव पर कोई प्रतिक्रिया स्वतः घटित होगी या नहीं। ठीक है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा एक ऊष्मागतिकी की क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, जिसका उपयोग यह प्रिडिक्शन करने के लिए किया जाता है कि स्थिर तापमान पर या दबाव पर कोई रिएक्शन घटित होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। क्या होता है बच्चों? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी। ठीक है, गिब्स ऊर्जा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी। ठीक है, वेयर डेल्टा जी, यानी जहां डेल्टा जी इज द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी, यानी डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ठीक है, और डेल्टा एस द चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, डेल्टा एस क्या होता है? एंट्रोपी में परिवर्तन होता है। और डेल्टा टी, सॉरी, टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, और टी क्या होता है यहाँ पर? तापमान, टेम्परेचर, और जो कि केल्विन के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो डेल्टा जी एंड क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एंड टी इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, सिग्निफिकेंस इन नर्सिंग, नर्सिंग में महत्व, गिब्स फ्री एनर्जी का नर्सिंग में क्या महत्व है? देखिए, the concept of Gibbs free energy helps explain spontaneous reaction like cellular respiration and ATP production. It is also used to understand the metabolic pathway that provide energy for cell functions. यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जो सेलुलर श्वसन क्रिया होती है, और एटीपी उत्पादन जैसी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी अचानक होने वाली रिएक्शन, ठीक है, उनको समझने में मदद करती है। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है? गिब्स मुक्त ऊर्जा की अवधारणा सेलुलर श्वसन और एटीपी उत्पादन जैसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को समझने में मदद करती है। इसका यूज मेटाबॉलिक पाथवे यानी उपापचय मार्ग को समझने के लिए भी किया जाता है, जो कोशिका यानी सेल्स के फंक्शन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी जो सेल्स द्वारा क्या होता है? सेल्स द्वारा कार्य होता है, उनके लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ नंबर इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी जैव प्रणालियों में ऊष्मागतिकी सिद्धांत क्या है? थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटाबॉलिक एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। Thermodynamics explain the conversion of energy during metabolic reactions such as the breakdown of glucose in glycolysis or the production of ATP in cellular respiration. These reactions are exothermic, यानी एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज हीट, ऊर्जा उत्पन्न करती है।
ठीक है, एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्या होता है जैविक प्रणालियों में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत, देखिए क्या कहता है, उपापचय और ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, ऊष्मागतिकी उपापचय रिएक्शंस, जो उपापचय रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस रिएक्शंस, ठीक है, उन प्रक्रियाओं के दौरान ऊर्जा के स्थानांतरण की व्याख्या करती है। ठीक है, जब शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं तो उस समय जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसकी व्याख्या करती हैं। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का टूटना, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसका ग्लूकोज में टूटना, कोश के श्वसन में एटीपी का उत्पादन। ठीक है, कोश के श्वसन में एटीपी का उत्पादन, ये प्रक्रियाएं कैसी होती हैं, ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा छेपी का मतलब यह ऊष्मा उत्पन्न करती है और ऊष्मागतिकी के नियमों से भी प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बॉडी हीट रेगुलेशन। बॉडी हीट रेगुलेशन, देखिए शारीरिक ताप विनिमय। ठीक है, विनिमय। The first and second law of thermodynamics govern how the body maintains a stable temperature. The heat production and heat loss in the body are regulated to ensure the body operates within a narrow temperature range, which is crucial for enzyme function and overall metabolism. देखिए क्या होता है बॉडी हीट रेगुलेशन, क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के पहला और दूसरा नियम, जो अभी हमने थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पढ़े थे, नियम पढ़े थे, उसका जो पहला पहला यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पहला और दूसरा नियम ये बताता है कि शरीर किस तरह से स्थिर तापमान बनाए रखता है। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ये बताता है कि शरीर किस तरीके से हमारे टेम्परेचर को बनाए रखता है। शरीर में जो हीट होती है उसके उत्पादन, यानी शरीर में हीट का उत्पादन या शरीर में हीट का लॉस, यानी हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि ये सुनिश्चित हो सके कि शरीर एक संकीर्ण तापमान सीमा के भीतर कार्य करता है। ठीक है, यानी शरीर के लिए ना तो ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है, ना ही हीट कम होनी चाहिए, यानी एक लेवल होता है शरीर में हीट का, एक अपने आप में एक लेवल होता है। ठीक है, जिसके लिए शरीर एक संकीर्ण तापमान सीमा के अंदर काम करता है, जो एंजाइम फंक्शन और समग्र उपापचय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए एंजाइम फंक्शन के लिए एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंजाइम फंक्शन की। एंजाइम क्या कार्य है, देखिए एंजाइम फंक्शन क्या होता है। एंजाइम फंक्शन देखिए, enzymes are catalysts that lower the activation energy of biochemical reaction, facilitating thermodynamically favorable reactions. The activation energy concept is closely related to thermodynamic principles, particularly when considering the Gibbs-free energy of reactions. देखिए एंजाइम क्या कार्य करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, जो जैव रासायनिक रिएक्शंस में, यानी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, जिससे थर्मोडायनामिक अनुकूल प्रक्रियाएं संभव होती हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स के रूप में जो अनुकूल, कैसी अनुकूल अनुकूल प्रक्रियाएं संभव होती हैं, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की अवधारणा थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल से बहुत ही निकट संबंध स्थापित करती है। ठीक है, यानी सक्रिय ऊर्जा की जो अवधारणा है वह थर्मोडायनामिक के सिद्धांत से बहुत ही निकटता से संबंधित होती है, खास तौर से जब
प्रक्रियाओं की गिब्स फ्री एनर्जी पर विचार किया जाता है। खासतौर से कब? जब जो रिएक्शंस होती हैं उसमें गिब्स फ्री एनर्जी पर विचार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन नर्सिंग। क्या होता है नर्सिंग में ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग? देखिए, फर्स्ट, ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्या है? ड्रग मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टैंडिंग how drugs are processed in the body often involves thermodynamic principles. For example, drug absorption, distribution, metabolism and elimination. ठीक है, यानी ADME, ADME, ठीक है, can be influenced by the body's thermal conditions and the energy changes associated with biochemical reactions. देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी जो दवा है उसके उपापचय क्रियाओं के लिए शरीर में दवाओं को कैसे संसाधित किया जाता है, यानी शरीर में दवा किस तरीके से कार्य करती है, यह समझना अक्सर थर्मोडायनामिक सिद्धांत को शामिल करता है। ये समझने के लिए हमें थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स को शामिल करना होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, दवा अवशोषण यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं, और उन्मूलन, ठीक है, यानी एलिमिनेशन, ठीक है, यानी किस तरीके से दवाओं को अवशोषित किया जाए, उपापचय क्रियाएं क्या हैं, किस तरीके से शरीर में दवाओं का वितरण होता है और किस तरीके से दवाएं एलिमिनेट करती हैं। ठीक है, यानी ADME, ठीक है, क्या? ADME, ठीक है। शरीर की तापीय स्थिति और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़े ऊर्जा परिवर्तनों से भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, शरीर की तापीय स्थिति है और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं से जुड़े ऊर्जा परिवर्तन से भी यह ड्रग मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकती है। ठीक है, सेकेंड, न्यूट्रिशनल थर्मोडायनामिक्स, यानी पोषण ऊष्मागतिकी। ठीक है, यानी ऊष्मागतिकी से किस प्रकार पोषण प्राप्त होता है? देखिए, द कन्वर्जन ऑफ फूड into usable energy involves thermodynamic process. For example, understanding the caloric value of nutrients and how the body extracts energy from food is based on thermodynamic principles. देखिए, भोजन को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो शरीर में उसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा में बदलने के लिए ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, उसका शामिल होना जरूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पोषक तत्व के लिए कैलोरी मान को समझना। ठीक है, यानी कितना कोई भोजन कितना पोषक है, यानी उसमें उस भोजन में कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसके लिए कैलोरी को समझना। और शरीर भोजन से ऊर्जा कैसे निकालता है, यानी शरीर जो है वो भोजन से किस प्रकार ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसके लिए भी थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग करते हैं। यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, यानी शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उसके कैलोरी मान को समझना और शरीर में भोजन से ऊर्जा किस प्रकार निकलती है, यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं इंट्रावेनस थेरेपी यानी IV फ्लूइड्स। देखिए, क्या होती है अंतःशिरा चिकित्सा यानी IV द्रव? द प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड्स इन्वॉल्व प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सच एज concentration, gradients and osmotic pressure, which are critical when balancing the body's electrolytes and fluids. यानी अंतःशिरा द्रव की तैयारी, यानी अंतःशिरा जो होती है, अंतःशिरा मतलब क्या होती है? अंतःशिरा इंट्रावेनस थेरेपी, ठीक है, अंतःशिरा चिकित्सा IV द्रव। अंतःशिरा द्रव की तैयारी और प्रशासन में ऊष्मागतिकी के सिद्धांत शामिल होते हैं। ठीक है,
यानी जो अंतःशिरा चिकित्सा होती है, इंटरवेनस थेरेपी, उसमें ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे सांद्रण प्रवणता यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो ऑस्मोटिक दबाव होता है उसके लिए जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट और द्रव को संतुलित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी शरीर में किसी प्रकार की जल की कमी ना हो, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, इसके लिए ऊष्मागतिकी का सिद्धांत आवश्यक होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखिए क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी। डिजीज लाइक फीवर और हाइपोथर्मिया। डिजीज लाइक फीवर और हाइपोथर्मिया आर conditions where the body's thermal regulations is disrupted. ठीक है, thermodynamics helps explain the energy imbalances in these cases. देखिए पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, बुखार या हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां स्थिति होती है। यानी जब शरीर को क्या होता है, जब शरीर में बुखार आ जाता है या हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है तो शरीर का तापीय विनिमय बाधित होता है, यानी शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसमें बाधा उत्पन्न होती है, यानी या शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तब इन मामलों में थर्मोडायनामिक्स का प्रयोग करते हैं, यानी तब इस रूप में जब बुखार आ जाता है तब हम थर्मोडायनामिक्स का प्रयोग करते हैं, जिससे ये पता लगता है कि शरीर में ऊर्जा का असंतुलन किस तरीके से हुआ है, यानी शरीर में ऊष्मा का मात्रा या टेम्परेचर की मात्रा घटी है या बढ़ी है, इसके लिए थर्मोडायनामिक्स का अध्ययन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउ स्टडी टिप्स फॉर थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान में ऊष्मागतिकी के लिए अध्ययन युक्तियां। किस तरीके से हम थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं जिससे अच्छे से तैयार हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट टिप्स है अंडरस्टैंड की लॉस, यानी प्रमुख नियमों को समझें। यानी थर्मोडायनामिक्स में जो 4 नियम दे रखे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, उन्हें याद करें, उसमें क्या फार्मूले दे रखे हैं उन्हें देखें। ठीक है, और जो दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं उसमें इन लॉस का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, और दैनिक जीवन में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं को उन चारों नियमों को जोड़ें। ठीक है, इस तरीके से हम चारों नियमों को समझ सकते हैं। ठीक है, कनेक्ट टू बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी रिलेट थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट टू फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम एक्शन टू मेक द सब्जेक्ट मोर रिलेवेंट। इसका मतलब ये हुआ जो जैविक प्रक्रियाओं से जोड़े, यानी कि जैविक प्रक्रियाओं से मतलब ये होता है जो थर्मोडायनेमिक विषय है इसको और अधिक समझने के लिए, इसके कॉन्सेप्ट को और अधिक समझने के लिए ऊष्मागतिकी की अवधारणाओं को ऊर्जा उत्पादन, उपापचय क्रियाओं और एंजाइम क्रिया जैसी सारी क्रियाओं से जोड़ें। ठीक है, यानी जो ऊष्मागतिकी है उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किससे जोड़ना चाहिए, एनर्जी प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम एक्शन। ठीक है, जिससे हम बीएससी नर्सिंग में थर्मोडायनेमिक्स का क्या अनुप्रयोग है उसको हम विस्तार से समझ सकें। ठीक है, नाउ थर्ड, प्रैक्टिस कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का अभ्यास करें। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं तो उसमें हमें कैलकुलेशंस की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो practice solving numericals problem relate to gives free energy, enthalpy and entropy change in chemical reactions। यानी रासायनिक प्रक्रियाओं में गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी परिवर्तन से संबंधित संख्यात्मक समस्याएं, यानी जो सवाल होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उनको हल करने का अभ्यास करें जिससे हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो पाए। ठीक है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यूज डायग्राम एंड चार्ट्स, यानी डायग्राम्स एंड चार्ट्स। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स बना सकते हैं
उन डायग्राम्स को चार्ट के माध्यम से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, चार्ट पर बनाकर देखें, या चार्ट पर हम सभी जो चारों नियम हैं थर्मोडायनेमिक्स उनको लिख सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी का भी चार्ट बना सकते हैं एंड गिव्स फ्री एनर्जी ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका डायग्राम बना सकते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, और जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं जिससे हमें इनको समझने में आसानी हो सके, ठीक है। रिलेट टू क्लिनिकल सीनरीज सिनेरियोस, देखिए रिलेट टू क्लिनिकल सिनेरियो, नैदानिक परिदृश्यों से संबंधित, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ ट्राई टू कनेक्ट थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल विद रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिनेरियोस such as how the body regulate temperature and how drugs are metabolized। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट को हम रियल वर्ल्ड में देखें, यानी रियल वर्ल्ड यानी वास्तविक दुनिया से जोड़े उसे, ठीक है, और यह देखें कि जो क्लिनिकल सिनेरियो है उसमें किस तरीके से मददगार होता है, ठीक है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से रेगुलेट करता है या ड्रग्स बनाने में किस तरीके से कारगर साबित हो, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इन पांचों टिप्स का प्रयोग करेंगे, तो हमें ये चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और ये हमें याद हो जाएगा और हम अपने बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, निष्कर्ष। इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या है? Thermodynamics is an essential topic for BSc nursing students, offering valuable insight into energy transformation in the human body. A solid grasp of these concepts will help you understand metabolic process, drug metabolism, and body temperature regulation, all of which are critical in the healthcare field. By mastering these principles, you will be well prepared for the BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर क्लिनिकल स्टडीज। देखिए जो थर्मोडायनामिक्स है इसको बीएससी नर्सिंग के छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है, यानी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो है वो बीएससी नर्सिंग छात्रों के लिए एक आवश्यक विषय है जो मानव शरीर में ऊर्जा परिवर्तन के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। यानी जो मानव शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उसके बारे में थर्मोडायनामिक्स एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इन कॉन्सेप्ट की, इन अवधारणाओं की एक ठोस समझ आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी उपापचय प्रक्रियाओं, दवा उपापचय यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म और शरीर के तापमान विनियमन यानी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशंस को समझने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जो सभी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो हेल्थ केयर सेक्टर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों में महारत हासिल करके, यानी जो थर्मोडायनामिक्स से संबंधित जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी लॉस हैं, ठीक है, यानी जो भी नियम है उनमें आप महारत हासिल करें, यानी उसको अच्छे से इन लॉस को पढ़ के थर्मोडायनामिक्स से मास्टर बन जाए, ठीक है, मास्टर मतलब महारत हासिल करें, ठीक है। आप बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा और अपने भविष्य के नैदानिक अध्ययन के लिए भी अच्छी तरह से तैयार हो पाएंगे, ठीक है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसमें महारत हासिल कर लेंगे, तो आप बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो उसमें नैदानिक अध्ययन के लिए भी अच्छी तरह से तैयार होंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमने थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया, उसके क्या लॉस है, नियम क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया, उसकी क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन किया और उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही समझ में आया होगा। आप इसे बार बार अच्छी तरीके से पढ़ें, सुने और देखें, ठीक है, ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।